नमस्कार, शुभ संध्या आप सब लोगों से और एक बार पुनः लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। आज पूछता है उत्तराखंड में। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहमानों का जुड़ने का कारण क्या है? जब बहुत सारे मेहमान हैं क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं उत्तराखंड में। आधी से ज्यादा भर्तियां हम देख रहे हैं किस तरह से नेताओं के रिश्तेदारों की लग रही है। नेताओं के वो तमाम रिश्तेदार जो अब तक कुछ नहीं कर रहे थे या फिर पहले कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है और बड़े बड़े पदों पर, चाहे विधानसभा हो, चाहे लेक्चरर हो, कहीं एलटी में, कहीं जेई में, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, सब जगह एक बड़ी अनियमितताओं का एक मेल दिख रहा है कि अलग अलग तरीके से भर्ती हो रही है। आज उन्हीं भर्तियों का खुलासा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और ये जो तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं ये वाकई बहुत प्रभुत्व वाले हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? आधे से ज्यादा लोग ये वो हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और नेट क्वालिफाई करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खीर है, जो टेढ़ी भी कहते थे हम पहले कभी। तो आप लोग जितने भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर भी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एक और प्रकरण, यकीन मानिएगा उत्तराखंड में हम जितना इसको अंदर से और जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हर दिन नया निकल के आ रहा है। चाहे वो भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताएं हो, चाहे जो पहले अभी यूके ट्रिपल एससी की अनियमितताएं चल रही हो, यूके पीएससी पीसीएस की चल रही हो, पीएससी की, सब में कुछ ना कुछ घोटाला है। घोटाला क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने लोगों को चयन प्रक्रिया में शामिल करवाने के लिए तमाम जो गठजोड़ हैं वो किए जा रहे हैं। एक इसी तरह का गठजोड़, जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, वहां पर बच्चों को जब पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, जो अभ्यर्थी वहां पर जाके प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके साथ बड़ा गड़बड़ झाला है। वो गड़बड़ झाला क्या है उसके बारे में आज पता करने के लिए हमारे साथ तमाम वो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो ये सब करते हैं, जिन्होंने ये पेपर की तैयारी की है और आज हमारे साथ वो यहाँ पर जुड़े हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर अर्पण नौटियाल जी हैं, सचिन चौहान जी हैं, शिवानी जी हैं, योगेश चौहान जी हैं, केशव रावत जी भी हैं। अभी केशव रावत जी ऑफ द स्क्रीन है पर उनको हम जल्द जोड़ देंगे। तो आप सब लोगों के सामने एक बार फिर से हम सब लोगों का स्वागत जरूर कर लेते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सभी आप सब लोगों का। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पण नौटियाल जी, सचिन चौहान जी, मुझे लगता है योगेश जी को भी मैं ले ही सकता हूँ। योगेश जी को बोल रहा हूँ, केशव रावत जी को। तो हमारी स्क्रीन थोड़ा सा फुल लगेगी। केशव जी कैसे हैं आप? आपका म्यूट हो रखा है केशव जी का और शिवानी मैम का। नमस्कार चौहान जी। नमस्कार जी। तो चलिए अब बात को सीधे शुरू करते हैं और आप सब लोगों को बताते हैं दरअसल ये हो क्या रहा है। मैं आपको थोड़ा सा अगर इसको स्मॉल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ये दरअसल एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही है यहाँ पर, जहां पर कि कुछ बच्चों ने कुछ साल पहले इंटरव्यूज दिए थे, तो ये अपना नेट का पेपर दिया था, उसके बाद वो क्वालिफाई करने के बाद अब उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आना था। लेकिन उसमें 2021 दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आता है कि बच्चों की चयन प्रक्रिया कैसी हो। और चयन प्रक्रिया को आप सुनेंगे आप भी हंसेंगे। ये चयन प्रक्रिया इसलिए ऐसी कर दी गई है ताकि इनके कुछ लोगों को फायदा दिया जाए। चलिए जो हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं एक एक करके कि क्या कुछ है इसमें। शुरुआत हम अर्पण नौटियाल जी से कर लेते हैं। अर्पण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकार्पण पर। क्या कुछ है मामला ये सारा? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए अपने इस मंच पे। तो सर, जो सर हमारा ये है असिस्टेंट, उत्तराखंड में सर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां जो हो रही थी, बीच में अभी हाई कोर्ट का कोई डिसीजन था, उस वजह से थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन वो जो हो रही है सर, तो वो एक ऐसी नीति के तहत हो रही है जिसे एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है सर कि आप एक मेरिट बेस पे और आप एक एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड पे देख के आप लोगों को फिल्टर कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं और उसके बाद पूर्णतः साक्षात्कार के माध्यम से आप उनका चयन कर रहे हैं। तो सर ये जो प्रक्रिया है ये सर हमारे हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसमें हमें बिना मौका दिए, बिना एक फेयर अपॉर्चुनिटी दिए हुए हमारे को स्क्रीन कर दिया जा रहा है। तो सर इसको लेके हम लोगों का यही आग्रह था सरकार से कि आप जैसे अन्य राज्यों में पेपर के माध्यम से, हर चीज को पेपर के माध्यम से एक ओपन अपॉर्चुनिटी देके किया जाता है, तो उसी प्रकार से आप भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से इस नियुक्ति को कीजिए। और ये एपीआई प्रक्रिया जिसे कि अन्य राज्यों ने भी नहीं अपनाया है, तो इसको आप भी नहीं अपनाइए और एक सबको एक ओपन अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ही इसमें चयन कीजिए। चलिए
अर्पण नौटियाल जी ने अपनी बातें तो रख दी। अब कई लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि एपीआई क्या है या तमाम जो चीजें हैं ये किस तरह से हो रही हैं। एक छोटी सी बात परिभाषा में मैं आपको परिभाषित करता हूं इस सब चीजों को। ये दरअसल कहने का मतलब क्या है, जो भर्तियां हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। सोचिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि कई बच्चों के भविष्य को बनाने वाले हैं, उनकी चयन कैसे हो रही है कि उनके 9th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, उनके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, उसके बाद उन्होंने नेट क्वालिफाई किस तरह से किया है, कितने उसके वहां पर मार्क्स थे। इन मार्क्स के आधार पर एक वरीयता सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर इनको नौकरी दी जाएगी। अब सोच के देखिएगा, हमारे पहाड़ में जो बच्चे हैं पहले ही बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते या सुविधाएं बहुत अधिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस पेपर में, एक पेपर जो है गेट का, और उसके साथ साथ पीएचडी को वरीयता दी जा रही है, उनके +5 मार्क्स कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ नौटियाल जी? नहीं सर इसमें थोड़ा और है। इसमें सर क्या है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और नेट जेआरएफ के नंबर काउंट कर रहे हैं। तो सर इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर हमारा आ रहा है सर वो पीएचडी वाला। उसकी वजह से क्या हो रहा है सर, जैसे आपको पता है हमारा राज्य एक पहाड़ी राज्य है जहाँ की उच्च शिक्षा के जो संसाधन है बहुत सीमित हैं, बहुत दूर दराज के इलाके हैं, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है पढ़ने की। तो सर ये जो प्रक्रिया है ये सर हमारे राज्य में जब आप अप्लाई करते हैं तो ये पूरा उथल पुथल हो जाता है। तो इसमें सर जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो ये नेट जेआरएफ और पीएचडी वाला जो मापदंड है ये सर बहुत गलत मापदंड है। जबकि ऑल इंडिया में क्या होता है कि क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर आप नेट क्वालिफाई करने के बावजूद भी कुछ पेपर के लिए एलिजिबल होने का मतलब ही नहीं है। आप एपीआई के हिसाब से आप पुराने नंबर देख के हटा दे रहे हैं। तो सर इसमें बहुत अनियमितता आ जाती है हमारे पहाड़ी राज्य के स्तर पे, खास तौर पे। बाहरी राज्य वाले सर इनके नंबर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, वो आगे हो जाते हैं और हम लोग। योगेश पांडे जी के पास कुछ कर्रारे इसके जवाब हैं। योगेश जी, जो नौटियाल जी कह रहे हैं इसको आप थोड़ा सूक्ष्म तरीके से समझाएंगे। दरअसल इसमें अगर घोटाले की बात हो रही है या फिर ये बात हो रही है कि अपनों को रखने की, तो ये किस तरह से हो रहा है? देखिए, ये जो मुद्दा है वो जब यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है उसको लेकर के है। मूल रूप से जो 2018 का रेगुलेशन है जिसमें उन्होंने जो है एक एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर तैयार किया है, जिसको तैयार करने के लिए उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से बिंदु रखे हुए हैं कि आप जो है अगर ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स से इतने मार्क्स के बीच में है तो आपको इतने नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है उसको ड्राइव कर दिया गया है कि आप इतने परसेंटेज लाएंगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। उन सबको जोड़ करके फिर पोस्ट यहाँ पर आपको जो है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, नेट का और आपके रिसर्च पेपर जो आप पब्लिश करते हैं, पीएचडी का, और इन सबके जो है वेटेज तय कर दिया गया है। उसके अनुसार जो है ये स्क्रीनिंग के द्वारा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद सारी भर्ती होगी वो पूरी की पूरी जो है आपकी जो है इंटरव्यू पर बेस हो जाएगी। केवल चयन करने के लिए, यानी कि आपको बुलाने के लिए, इंटरव्यू को कॉल करने के लिए ये मानक लगाया गया है कि आपको जो है एक एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर तैयार किया जाएगा। अब इस एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जो तैयार करने में जो बिंदु इन्होंने लिए हैं उसको लेकर के सबसे बड़ी परेशानी है। उसको लेकर के परेशानी ये है कि जो नेट, जो कि एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, उसके जो नंबर हैं वो केवल और केवल 7 नंबर रखे गए हैं, और जो पीएचडी के जो नंबर हैं उसको जो है अगर आप पीएचडी कर लिए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये जो है एक तरीके से जो हमारा जो एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पर पास करने के बाद भी, और यूजीसी का रेगुलेशन ये कहता है कि नेट या यूसेट को आप अगर क्वालिफाई कर गए हैं तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया करती क्या है कि आपको जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में इस तरीके से पाती है कि अगर आप पीएचडी कर लिए हैं तब जो है आपके नंबर ठीक बनेंगे, और 5 साल का पीएचडी की बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इसमें बहुत जटिलताएं होती हैं। कई बार जो है कई लोग, जबकि आपको अगर मैं एक डेटा बताऊं, जो है भारत में जो टोटल लोग जो है इनरोल होते हैं पीएचडी के लिए, उसमें से 60% से ऊपर लोग पीएचडी को छोड़ देते हैं। इतनी जटिल प्रक्रिया होती है और कोई इंसेंटिव नहीं है बीच में। देखिए यूनिवर्सिटीज कोई ग्रांट्स नहीं देती हैं। इतनी मुश्किल प्रक्रिया से निकलने के बाद भी, पीएचडी होने के बाद भी आपको ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपको जो है आपको सिलेक्ट, आप जो है कम से कम नौकरी तो बहुत दूर रही सर, इंटरव्यू तक के लिए सिलेक्ट होने के चांस नहीं बन पा रहे हैं। और उसके कारण ये है कि आप यकीन मानिएगा, एक अभी अभ्यर्थी हमने देखे थे, वो हमारे साथ जुड़े थे, गजय सिंह जी। 2016-17 में इन्होंने अपना नेट जीआरएफ, और इनका नेट जीआरएफ ये टॉपर्स में थे,
इनकी मुझे लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 45 या 46 है इनकी रैंक, जो अगर ये वही गजय सिंह है, क्योंकि मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाया पर नाम मैंने देखा था, अगर ये वही गजय सिंह है और मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं ये तमाम बच्चे वही है। अब लेकिन अगर 9, 10th में या 10th, 11th, 12th में या फिर एकेडमिक्स में कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं रहा हो लेकिन बाद में मेहनत करके अगर वो निकला हो तो यानी कि वो पीछे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें बहुत अच्छा फैक्ट है कि जो भी जो है अभी मेहनत करके जो है नेट निकाल लिया और जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी अगर किसी का कम रह गया, वहां पर जो है परसेंटेज में 45 और से 55% का एक स्लॉट है, 55 से 60% का दूसरा स्लॉट है, 65 से 80 का 60 से 80 का तीसरा है और उसके बाद 80 से अबव वाला है। तो ये अगर इस रेंज में कोई नहीं आ पा रहा है तो वो तो पूरी तरीके से प्रक्रिया से बाहर हो जा रहा है, क्योंकि एक नंबर का बहुत ज्यादा वैल्यू। अभी आप जैसे हमारे साथी ने जो है आरटीआई फाइल करके जैसे डाटा निकाला था तो 16,000 लोगों ने जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है, जिसमें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, 16,000 लोग जो है उस पे ऑल इंडिया लेवल से आ रहे हैं। तो उस समय जो है उत्तराखंड के लोग इसमें जो है नेशनल अवार्ड्स का और जो है इन सब चीजों के नंबर्स रखे गए हैं, जो कि जो है उत्तराखंड के लोगों के लिए प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है नेशनल लेवल पर ये चीजों को प्राप्त करना। और जो है पूरा जो जिसको बोल सकते हैं कि आपकी जो 2-2 1-1 साल में जो है अगर आप पढ़ाते हैं तो उसके एक्सपीरियंस को सब चीज गेन करने तक आप 40 ईयर्स से पार हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको श्योरिटी नहीं है। क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसे लोग भी हैं जो कि पीएचडी पूरी कर लिए हैं, उसके साथ जो है 8 साल से जो है डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस काउंट होने के बावजूद जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बाहर हैं और वो अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं। अब उनके पास कोई चांस बनता भी नहीं है कि वो अंदर आ पाएंगे कभी, जबकि वो ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं गेस्ट प्रोफेसर करके, उनको बस गेस्ट करके उनकी पूरी जितनी क्षमताएं थी उनका यूज भी किया जा रहा है, उनको जो सुविधाएं उसको बेस में मिलनी थी वो भी नहीं मिलती हैं। और यही तो बुरा हाल है जी। गेस्ट बोल के 20-25 हजार रुपए तनख्वाह वाले गोपेश्वर में बैठे हुए हैं तमाम गेस्ट टीचर। मैं देख रहा था कल वीडियो, तकरीबन 100-200 बच्चे वहां 25-25 हजार रुपए उनके वो भी नहीं दिए गए पिछले 3-4-5 महीने से। वो तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि उनको गेस्ट टीचर की तो तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, अब एपी पे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ इसी तरह से किया गया है, तो यानी कि ये घोटाला बड़ा गड़बड़झाला चल ही रहा है। इसका एक और तथ्य मैं आपको सबको बताता हूं, समझाने की थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं जितने लोग देख रहे हैं। ये दरअसल हो क्या रहा है, जो ये बच्चे अभी बोल रहे हैं, आप देखिएगा, आपने नौटियाल जी को भी सुना, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक और भाई को भी सुना। हम सब लोगों का ये समझना है कि ये अगर हमने जब थोड़ा सा, हो सकता है ग्रेजुएशन में मार्क्स कम रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम रहे हो, लेकिन हमने नेट जीआरएफ अच्छा निकाला है, तमाम पेपर हमने अच्छे किए हैं, लेकिन केवल एक पीएचडी, क्योंकि पीएचडी के लिए बच्चे वहां एप्लीकेबल, आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करो, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे जो पीएचडी करते हैं, बहुत कम मात्रा में। तो इसका फायदा क्या हो रहा है, किसको हो रहा है, जो बच्चे यूपी से हैं, बिहार से हैं या अन्य स्टेट से। ऐसा ही हो रहा है सर नौटियाल जी? जी सर, बिल्कुल सर। सर इसमें वही चीज है कि जो बाहरी हो रहा है, जो बाहर से हैं। जी सर इसमें यही है कि जो बाहर के बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने की, पढ़ाने की, हायर स्टडी वो करने का। तो सर वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जब यहाँ आते हैं तो सर हम उनके सामने कोई चांस स्टैंड नहीं करते। तो सर अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे ना, जितना हमने अपने स्तर पे जो देखा है, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे बाहर के हैं। अब सर इसमें बस एक चीज मैं आपका स्पेशल वो देना चाहता हूँ सर। इस साल क्या है कि यूजीसी ने एक चीज निकाली CUET नाम से, तो उसमें क्या है, सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसमें वो बोल रहे हैं कि क्योंकि बच्चों क्या होता है ऑल ओवर इंडिया आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जब आपको एडमिशन लेना होता है तो क्या होता है कि अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग मार्किंग करती हैं, सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो क्योंकि उसमें ऊपर नीचे बोला कॉमनैलिटी तो होती नहीं है, ICSE वालों का ऊपर जा रहा था, CBSE ऐसे करके, तो उन्होंने क्या किया कि सारा जो भी ग्रेजुएशन का जितना भी होगा वो सब एक टेस्ट के माध्यम से एक टेस्ट देंगे, और टेस्ट देने के बाद जब आपके नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा BA, MA, BSc वगैरह करने के लिए। तो सर जो कॉलेजेस में पढ़ेगा उसको तो आप टेस्ट से एडमिशन देंगे, और जो कॉलेजेस में पढ़ाएगा उसका आप एकेडमिक को देखेंगे। तो सर ये जो दोहरा चरित्र है, तो ये तो सर बिल्कुल मतलब समझ से परे है। इसके लिए तो सर कुछ आर्ग्यू करना भी नहीं बनता है। नहीं, सही सबसे बड़ी बात है। अब मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूं कि उदय प्रताप राणा जी लिखते हैं कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का कोई नहीं पूछता हो रहा। यकीन मानिएगा, तमाम जितने भी आज पैनल में लोग देख रहे हैं, ये वाकई बहुत अच्छे और समझदार युवा, इन्होंने वाकई बहुत अच्छी मेहनत की अपनी पढ़ाई के लिए। नेट जीआरएफ का अगर पेपर भी देखते हैं तो कई लोग बच्चों के पसीने आ जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने निकाला है, और आज जब असिस्टेंट प्रोफेसर इनको बन जाना चाहिए था, इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। चौहान जी, सचिन चौहान जी हमारे साथ हैं, शिवानी पांडे भी।
सचिन चौहान जी के बाद पहले आते हैं। सचिन जी, आपने इस बारे अपनी आवाज उठाई क्या? जी सर, मैं पिछले 1 साल से आदरणीय जो उच्च शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत जी, उनको भी इस मामले से अवगत कराया और मतलब उनको कई बार बताएं इसके कि मतलब इसके लॉस क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम एपीआई में भी अंदर हो जाते हैं तो उसके बाद किस आधार पे कॉम्पीट करेंगे वहां पे अंदर? वहां तो इंटरव्यू में ही सब कुछ होना है ना। मतलब टोटल आप कैसे मतलब 15-20 मिनट के इंटरव्यू में आप कैसे डिसाइड कर देंगे कि किसका पोटेंशियल क्या है लड़के का? तो यही है सर, हमने उनको काफी बार बताया, वो हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल हम इसको हटा के 85:15 में करेंगे एग्जाम, बट इसमें अभी तक सर वही है कि आश्वासन नहीं मिला है, काम तो इसमें कुछ हुआ नहीं है। वही है सर, मतलब ये कुल मिला के पांडे जी, आपका क्या कहना है मैम इस बात में? हेलो, मैं जो बातचीत अपनी रखना चाह रही हूँ, इसमें पूरा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है वो इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का रोजगार पर पहला अधिकार होना चाहिए। तो हम जब ये पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, वो चाहे एपीआई का हो या फिर एग्जाम, अगर रिटर्न एग्जाम भी अगर गवर्नमेंट करती है, तो उसमें स्थानीय लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो आयोग की जो प्रक्रियाएं हैं वो संदेह के घेरे में है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है कि अगर इंटरव्यू 100% इंटरव्यू करेंगे तो वहां धांधली हो सकती है। वहां अभी हम एक केस देख रहे हैं कि 40 लाख की मांग की गई है। तो इस प्रक्रिया में स्थानीय लोग कैसे आए? माने क्योंकि अभी जो सारे लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि एपीआई में यहाँ का जो स्थानीय युवा है, युवती है, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो कैसे आएंगे? मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अभी शिवानी पांडे जी ने बोला है इस भर्ती के लिए 35 से 40 लाख रुपए तक की बात हो रही। मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में रिसर्च, ये साफ फायदा उन लोगों के लिए है। और ये कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आता, आज इतने मंत्री हैं उत्तराखंड में, पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो धन सिंह रावत जी के डिपार्टमेंट में ही है। ये टेक्निकल शिक्षा के भी मंत्री हैं, साथ के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनके पास है, और जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं मैक्सिमम दिक्कत इनके पाले पड़ती है। इस पर ये युवा गए भी थे धन सिंह रावत जी के पास और इन्होंने बात भी की थी। अब रावत जी ने इनसे क्या कहा ये हम जानना चाहेंगे केशव रावत जी के साथ। केशव जी, क्या बात हुई थी आपकी जब धन सिंह रावत जी से मिले थे आप लोग? जी सर, नमस्कार सर। ये धन सिंह रावत जी से जब मिले थे, वैसे उस पैनल में या ये अर्पण नौटियाल जी थे, मैं किसी को वजह से उसमें साथ अर्पण नौटियाल जी के और इनके साथ नहीं जा पाया था। जी। तो उस बारे में तो अर्पण नौटियाल जी ज्यादा बता सकते हैं भाई। पर अभी आप अपनी थोड़ा बात रखेंगे। दरअसल ये जो हो रहा है, कितना दुखी आपका मन हो रहा होगा कि इतने सालों से आप लोगों ने, बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सुना कि एपीआई के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को निश्चित कर दिया गया है और उत्तराखंड में एपीआई के आधार पर बच्चों का इंटरव्यू तक पहुंच पाना ही बिल्कुल नामुमकिन है। ये एक बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया है कि दो लड़कों की या कुछ लड़कों की रेस हो रही है और एक को आप आगे निकाल दे रहे हो और कुछ लड़कों को बिल्कुल रेस शुरू होने से पहले ही बाहर कर दे रहे हो, वो भी जानबूझकर एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत। और साथ साथ सर एक बात और है, जैसा शायद सचिन सर ने कहा कि एपीआई के आधार पर अगर हम आगे चले भी जाते हैं, अगर हम रेस में शामिल हो भी जाते हैं, तो मेन बात आती है इंटरव्यू में। मैं 2012 में नेट और सेट कर चुका था और अभी पिछली बार एक भर्ती हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तराखंड में, उसमें इंटरव्यू तक गया था। लेकिन इंटरव्यू में क्या हुआ, 100 नंबर का इंटरव्यू होता, इंटरव्यू में कौन क्या कर रहा है, जैसा अभी किसी सर ने कहा कि 15 मिनट के इंटरव्यू में हम उस बच्चे की योग्यता को कैसे परख लेते हैं। होना ये चाहिए था कि एक लिखित परीक्षा हो और लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के नंबरों को मिलाकर, जैसे हमने मांग की थी कि 85% और 15% का एक रेशियो अनुपात हो और उसके आधार पर जो साक्षात्कार है उसमें कम नंबर रखे जाएं साक्षात्कार के, ताकि एक निष्पक्षता का माहौल बने, पक्षपात का माहौल ना बने। जो आजकल जो चल रहा है कि नौकरियों में, भर्तियों में लोग क्या कर रहे हैं, एक अपने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, अपने आसपास के लोगों को किसी ना किसी तरीके से अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका एक बड़ा उदाहरण 100 नंबर का जो आयोग के द्वारा जो साक्षात्कार किया जा रहा है, उसके माध्यम से भी लोग अंदर जा रहे हैं। उस इंटरव्यू में जब मैं गया तो मेरा इंटरव्यू अच्छा था, मेरे साथ के और लड़के जो थे उनका इंटरव्यू भी लगभग वैसा ही था जैसा मेरा था। लेकिन हुआ यूं कि मैं इंटरव्यू में बाहर कर दिया गया, मुझे 40 नंबर क्वालिफाई मार्क्स दिए गए केवल, और मेरे साथ के जो और लड़के थे जिनका इंटरव्यू वैसा ही हुआ था
जैसा मेरा था, जैसी बातचीत हुई थी हमारी, वो टॉपर थे, 77 नंबर थे, 70 नंबर थे। तो ये क्या है, पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया है। साक्षात्कार जो बिल्कुल आप चयन प्रक्रिया साक्षात्कार पर निर्भर कर देते हो। तो दूसरा, एपीआई लाके आपने क्या कर दिया, हम लोगों को साक्षात्कार में जाने से पहले ही रोक दिया। हाँ, ताकि और हमारे जो उत्तराखंड के मेहनती बच्चे हैं जो पर्वतीय मूलों से आ रहे हैं वो पहले ही छटनी होकर बाहर हो जाए, क्योंकि इनके पास तो वैसे भी पैसा नहीं है। एक उत्तराखंड के जो आम आदमी है उसका कितना पैसा होगा? मुश्किल से अगर कोई बंदा सरकारी नौकरी से भी रिटायर हो रहा होगा, 35, 40, 50 लाख, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए लेके आता होगा, अब वो उसमें से 40 लाख रुपए अपने बच्चे की क्या उसके लिए देगा? बिल्कुल, ये खबरें आप अखबारों में सुन ही रहे हो। कुछ मोटी मछलियां हैं जो इनको पैसे दें और उनकी ये भर्तियां फटाफट करते आए। 15 से 20 लाख रुपए तक की बात हुई है यूके SSSC में, और आज भी उन बच्चों के नाम, अब ये बात कर रहे हैं कि उन बच्चों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। अरे क्यों नहीं किए जाएंगे? जो आदमी करप्ट है उसका आप नाम नहीं बताएंगे तो उनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि यार पिछली भर्ती में भी हमने किया था, हमारा नाम तो पता नहीं चला किसी को, और भर्तियों में भी कर लेंगे। आज इन बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। इतने मेहनती, आप यकीन मानिएगा, जो जिनको पता है कि नेट GRF किस तरह से निकाला जाता है, हमारे सामने मैं ये बोल के चलूंगा कि एक बहुत अच्छी क्रीम लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं। अब बच्चे भी नहीं है ये लोग, एक्चुअली पढ़ के ये लोग वाकई बहुत सीनियर पोजीशंस पे भी हैं कहीं ना कहीं, और अब और आगे आगे अच्छा कुछ करना चाहते हैं। कल को ये यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखे जाएंगे, लेकिन आज इनके साथ भी छल हो रहा है। शिवानी मैम, क्या होता है घर पर जब बात करते हैं या मम्मी पापा कितना परेशान होते हैं इस सब चीजों से? आज आपने सब कुछ हासिल कर दिया था, इतनी मेहनत भी की यहाँ तक पहुंचने के लिए। सर ये बड़ा इश्यू तो है ही, मैंने घर वालों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। मैं अपनी एक बातचीत, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं अपनी बातचीत पूरा करना चाह रही थी। बात ये है कि जो मैं पहले भी कह रही थी कि सवाल यहाँ से उठ रहा है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला अधिकार स्थानीय लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का होगा या नहीं होगा यहाँ के रोजगार को लेकर के। मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ और हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ भर्तियां हो रही हैं। तो यहाँ भर्तियों में 2 या 3 पोस्ट आती हैं, ठीक है। तो अब उस 2 पोस्ट में, 3 पोस्ट में जब API स्कोर 65 तक जा सकता है, इस लिए क्योंकि एक पोस्ट पे आप 50-51 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। हमारे आयोग में एक पोस्ट के लिए केवल 6 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, 5 या 6 लोगों को। तो अब तब उस सिचुएशन में आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि API स्कोर वो सारे लोगों को समेट लेगा, वो 90 तक नहीं जाएगा या 80 तक नहीं जाएगा? सरकारों को ये करना चाहिए था, यहाँ के स्थानीय लोग ताकि इंटरव्यू तक पहुंचे, उस API के स्कोर के प्रोसेस में भी यहाँ के लोग कैसे पहुंचे, ये व्यवस्थाएं सरकारों की जिम्मेदारी थी। अभी जब हम लेक्चरशिप वाला एग्जाम देख रहे थे, जहाँ सारी चीजें हो गई थी, एग्जाम हो गया था, केवल जो वेरिफिकेशन करना था डॉक्यूमेंट का, उसमें आपने हिंदी में एक सीट पे आपने 31 लोगों को बुलाया वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ सारी चीजें हो गई हैं, पूरी प्रोसेस हो गई है, वहां भी आप पैसे खाने का जुगाड़ निकाल रहे थे। 31 लोगों को बुला करके केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, सबका सिलेक्शन हो चुका है। तब आप यहाँ API स्कोर में आप क्यों 5 या 6 लोगों को बुला रहे? आप यहाँ 30 लोगों को क्यों नहीं बुला रहे? आप यहाँ 50 लोगों को क्यों नहीं बुला रहे? सवाल एक्चुअली ये है। अगर एक सीट पे 50 लोगों को बुलाया जाता तो सारे लोग यहाँ के जो नहीं निकल पा रहे उस API स्कोर के प्रोसेस में, वो सारे लोग निकल जाते और वो प्रक्रिया ऐसे सवालों के घेरे में भी नहीं आती। तो हमें सरकारों को ये करने की जरूरत है। इससे पहले भी उन्होंने किया है, अगर तो उन्हें अभी भी वो दोबारा वो चीजें करनी है। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये सारी प्रोसेस हो सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाले लोक सेवा आयोग में ये प्रोसेस क्यों नहीं हो सकती है? एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि पिछले 6 साल से यहाँ यूसेट का एग्जाम नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के लिए एक व्यवस्था UGC ने कर रखी है कि नेट के इक्विवेलेंट एक एग्जाम होगा, सेट का एग्जाम होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तराखंड में वो उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वो पिछले 6 साल से नहीं हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे कि जो स्थानीय युवा है, कोई भी यहाँ हायर एजुकेशन में जाने की कोशिश कर पाएगा? आप उसको हर साल वो एग्जाम होना चाहिए था, वो पिछले 6 साल से एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। उसके बावजूद, क्योंकि पिछले साल यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उस प्रोसेस में थे कि ये एग्जाम करवाया जाए, मंत्री ने कहा, सचिव ने कहा, सबके सिग्नेचर है उस जो एप्लीकेशन है, उसके बावजूद वो एग्जाम नहीं करवाया गया। तो स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार सुनिश्चित हो, ये व्यवस्थाएं सरकारों को करनी चाहिए। वो चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे समूह की भर्तियां हो, चाहे दूसरी तीसरी भर्तियां हो। तो इन सारी प्रक्रियाओं को करके
चीजें आसानी से सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन चूंकि सरकारें नहीं करना चाह रही हैं, इसलिए आज स्थितियां ये हैं कि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उस प्रोसेस में नहीं आ रहे, बजाय कि बाहर के लोग जो दूसरे स्टेट के वो लोग आ रहे हैं। और वो अभी मतलब यहाँ हम यूनिवर्सिटीज में भी देखते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आते जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब लोगों को अपनी जगह चाहिए होती है, अपना घर चाहिए होता, अपना शहर, अपना स्टेट चाहिए होता। तो वो यहाँ का जो नौकरी जो भी मिली होती है वो छोड़ करके वापस चले जाते हैं। इस पर भी एक चीज है, आज आप बंगाल यूनिवर्सिटी HNBGU में जाकर देखें। शिवानी जी, आपकी थोड़ा आवाज कट रही है, मुझे लग रहा है आपका इंटरनेट थोड़ा वीक हो रहा है, पर मैं ये कहना चाहूंगा जो मैंने प्रत्यक्ष में भी देखा है, अगर हम बात कर रहे हैं HNBGU की, जिस पर ये सारी चीजें हो रही हैं, आज तमाम HNBGU में आप देखिएगा किस कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो JNK से, अच्छी बात है बच्चे बाहर के भी आए और पढ़े, लेकिन हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है इस पर एक बड़ा प्रश्न है। इस पर कोई नहीं, रोजगार पर तो यहीं के लोगों का अधिकार पहला होना चाहिए ना, रोजगार पर यहाँ के लोगों का पहला अधिकार होना चाहिए। भुवन जी, मैं एक बात यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगा, जैसा कि शिवानी मैम कह रही है, उसी के साथ जोड़ना चाहूंगा कि जो लोकल को जो भी स्टेट की जो जॉब्स होती हैं उनको जो है स्टेट को देने के लिए हर राज्य अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस करता है, और ये हर जगह पर हो रहा है कि हम कोई स्पेशल मांग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे राजस्थान में क्या किया गया है कि राजस्थान में जो है उन्होंने अपना जो स्क्रीनिंग का जो एक स्टार्टिंग का टेस्ट रखा हुआ है, जो कि जो मेन एग्जाम से पहले होता है, उसमें वो अपने स्टेट के इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि शायद से बाहर वालों को पता ही नहीं होते। वो अपने स्टेट के लोगों के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके थ्रू अपने जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए स्पेशल वो करते हैं। जैसे पंजाब में किया गया, पंजाब में उन्होंने क्या किया कि जो है जो गुरुमुखी उनकी जो लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज, उसको उन्होंने मैट्रिक्स में या फिर मैट्रिक्स में उसको कंपलसरी कर दिया है कि वो जो है आपके 10th में अगर आपने जब गुरुमुखी पढ़ी है या पंजाबी पढ़ी है तभी आप जा सकते हैं। तो देखिए, हमारे लिए हर राज्य रास्ते बंद कर रहा है, और जो हमारा अपना राज्य है वो हमारे लिए अपने अंदर में भी रास्ते बंद कर रहा है। तो हमारे लिए रास्ते रह कहाँ जाते हैं? हमारे लिए जो मौके होते हैं उनको हर जगह से बंद किया जाता है। राजस्थान में आप जाके देखिए, उनका पेपर जो उनका स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उसे बाहर के लोगों को पढ़ने में काफी समय लग जाएगा और काफी वो टाइम टेकिंग है। उसके वर्क से जो है ये पंजाब को आप देखिए, आप 10th में है नहीं तो आप ऑलरेडी बाहर हैं, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, तो उनके पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट्स जैसे हिमाचल है, हिमाचल ने अभी नोटिफिकेशन आया है, वो भी जो है रिटर्न एग्जाम करवा रहे हैं। उसके साथ उन्होंने जो एलिजिबिलिटी के नीचे क्लॉज लगाया हुआ है, डिजायरेबल एलिजिबिलिटी। डिजायरेबल मींस उन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको हिमाचल की कल्चर और हिमाचल की लैंग्वेज का जो लैंग्वेज है उनकी, उस पर आपको जो है फेमिलियर होना, उसके लिए आपको कंपलसरी है। वो एक डिजायरेबल एलिजिबिलिटी के उसमें उन्होंने लगवा दी है। उत्तराखंड ने क्या किया अपने स्टेट के उनके लिए? जब ये नेता जब हमारे बीच के नेता हैं, तो क्या इन्हें हमारे लिए नीतियां नहीं बनानी चाहिए? हमारे लिए कोई ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिनसे कि स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके हित संरक्षित किए जा सके? जब अगर ये इस तरीके से हम लोगों को जब बाहर राज्यों में जो है बंद किया जाएगा और अपने राज्य के अंदर भी जो है सभी को ओपनली बुलाया जाएगा, तो फिर हमारे लिए रास्ते जो है किस तरीके से जो है कठिन होते चले जाएंगे। ये मैं एक चीज हो रही है, पता है, अभी आपके साथ के बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, आप सब लोग बहुत ज्यादा नंबर में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार स्क्रीन पर मेरे वही चल रहा है कि ओवर देन 10 कांट बी देयर, बट देन लगातार मुझे लग रहा है वो मैसेज आ रहे हैं। पर आप अर्पण जी आप तब तक थोड़ा सा इस बारे में समझाइए कि जो ये चीजें हो रही हैं इनको सही किस तरह से किया जा सकता है। क्या बच्चों के हित के लिए या अभ्यर्थियों के हित के लिए सबसे सही चीज क्या होगी? सर, इसके लिए सर हमने जो राज्य सरकार से जो मांग रखी थी, जिसके लिए हमने भी काम किया था, हम शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, हमने उन्हें भी ज्ञापन दिया था, और उसके बाद अभी हम आगे भी मिलकर बात रख रहे हैं। तो सर सबसे पहला तो इसमें यह है कि API प्रक्रिया को आप हटाइए और अन्य राज्यों की तरह लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति कीजिए। अब सर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में भी दोबारा मैं इस पर बोलूंगा कि बैलेंस बनाने की जरूरत है कि आप किस चीज को आप कितना वेटेज दे रहे हैं और आप किसको कैसे दे रहे हैं। तो सर हमारी मांग ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहां जो हो रहा है, तो सर वहां क्या हो रहा है, 85% तो आपके लिखित परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं और सिर्फ 15% इंटरव्यू के जोड़े जाते हैं। तो सर इसमें पारदर्शिता पूरी आ जाती है। आज की डेट में जिसे हम सुशासन की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं, तो उसमें सर ये प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे ऐसी पारदर्शी, तो सर सवाल तो अभी भी पहले भी उठे थे, अभी भी उठेंगे। इसके बाद सर दूसरे स्टेप में हमारी ये चीज है कि आप लोग उत्तराखंड मतलब हमारे स्टेट के ऊपर भी आप कुछ उसे ऐसे प्रश्न रखिए जिससे स्टेट के लोगों को एक एडवांटेज हो, क्योंकि आप अपने स्टेट के हैं और स्टेट का गठन ही मतलब स्टेट वासियों के लिए है।
कि राज्यवासियों का किस तरह से हित हो, तो सर कुछ सवाल रख के एक बैरियर या एक सुविधा देने के लिए, उनको एक थोड़ा एडवांटेज देने के लिए अपने राज्यवासियों को एक कुछ सवाल राज्य के ऊपर भी रखे जा सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रखिए, और लेकिन सर इस प्रक्रिया को खोलिए, सबको आने का मौका दीजिए। सिर्फ एपीआई ये पुराना उसको देख के मत दीजिए, कौन कहाँ से पढ़ा है, कौन प्राइवेट में गया है, कौन किस में गया है, उसमें बहुत तरह के वो आते हैं। आज की डेट में बड़े से लेकर छोटे हर एग्जाम के लिए आपने जी वाकई बहुत अच्छी की है इसमें, जो आप बोल रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज या लोकल, जैसे उत्तराखंड का पेपर, जो जितने भी समूह गौ के पेपर हैं उन सब में उत्तराखंड का कुछ ना कुछ पूछा जाता है। उत्तराखंड जीके है, उत्तराखंड है, तो ये वाकई यहाँ पे भी होना चाहिए। जब प्रोफेसर्स ने यहीं पर पढ़ाना है तो उन्हें क्यों नहीं यहाँ का ज्ञात हो। अब आधे से ज्यादा प्रोफेसर्स हमारे बिहार से आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और हमारे योग्य हैं। देखिए मैं अर्पण जी को, केशव जी को देख रहा हूँ, योगेश जी को देख रहा हूँ, शिवानी मैम को देख रहा हूँ, सचिन जी को देख रहा हूँ, सभी जितने लोग हैं वाकई बहुत प्रभुत्व से भरे हुए, और ये वो युवा हैं जो वाकई कुछ करना चाहते हैं और अपना जो उन्होंने आज तक ज्ञान अर्जित किया है इसको स्टूडेंट्स के माध्यम से समाज में देना चाहते हैं। लेकिन उनको वो मौका तो मिले, मौका लेकिन इनको नहीं मिलके उनको मिल रहा है जिनके पास 30-40 लाख रुपए हैं, और जो वो 40 लाख रुपए देकर अपनी नौकरी, अपना बस ठिया एक पकड़ दे रहे हैं, और उसके बाद तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो या देहरादून में, हर जगह बाहर के लोग बसे पड़े। इन चीजों का तोड़ या समाधान कुछ हो सकता है? केशव रावत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? कुछ हो सकता है क्या इनका तोड़? जी बिल्कुल, जैसे अर्पण सर ने कहा, एक तो ऑप्शन वो है कि आप लिखित परीक्षा के आधार पर अगर करवा, कुछ ऐसा परसेंटेज उत्तराखंड के प्रश्नों का, उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान का रखा जाए जिसमें उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वही ज्यादा उसमें उन प्रश्नों को हल कर सकें। क्योंकि ऑफिशियली बात है कि बाहर का जो बच्चा होगा या उत्तराखंड का जो बच्चा होगा उत्तराखंड के संबंध में ज्यादा जानता है, और वो जब उसको हल करेगा, उस प्रश्न पत्र को हल करेगा, तो वास्तव में वो लिखित परीक्षा में अच्छे अंक पाकर मेरिट में आएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि स्थानीय, अगर ये हो सके, शायद मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, कि ये जो परीक्षा हो उसमें कुछ ऐसी, जैसे इन्होंने पांडे सर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा वो लगा दिया गया योग्यता में कि आपको हिमाचल के संस्कृति के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं उनको एक एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग अपनी छोटी छोटी बातें और रख सकते हैं, थोड़ा 2-4 और भी जो जुड़ने वाले हैं। अभी तो मुझे लग रहा है सबने मन बना लिया कि हम नहीं जुड़ने वाले, क्योंकि काफी देर से हम सब लोग हैं। थोड़ी थोड़ी बातें आप रखेंगे अपनी अपनी कि क्या कुछ हुआ है अब तक और अब आगे किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। योगेश जी से शुरू करेंगे। पांडे जी, आपको मौका थोड़ा कम मिला, उसका कारण मैं बताऊं, आपका थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। जब भी मैं आपको सोलो पे डाल रहा हूं तो आपका स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर सा आ रहा है। पर पांडे जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, और किस तरह से चीजें ठीक होंगी? देखिए सर, देखिए सीधी सीधी बात है, इसमें कोई ज्यादा परेशान करने की किसी को बात है नहीं। जो है, जैसे कि धन सिंह रावत जी के पास हमारे मित्र लोग गए हुए थे, उन्होंने सीधे सीधे आश्वस्त कर दिया, और सीधे सीधे जैसे कि उन्होंने मतलब ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत ही खुशी से बोला कि हाँ बिल्कुल ये इस तरीके से वो कर देंगे, और जो है लिख करके दे दिया। तो जो वो कह रहे हैं उसे वो कर दें, तो जो है सभी लोगों के लिए जो है मार्ग खुल जाएगा, और जो है सब लोग इसमें आसानी से जो है इनरोल हो पाएंगे। और जब भी मंत्री जी के पास जाएंगे आप, तो बड़ी मीठी मीठी बातों से आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देते हैं। जैसे सचिन जी के साथ तो बड़ा उदाहरण है, ये यूसेट को लेकर के बहुत बड़ा एक लेटर आपने देखा होगा, बीच में जो है काफी वो लोगों के बीच में जो है हो रहा था सर्कुलेट की, उनको बिल्कुल लिख करके दे दिया कि जो है हम इससे पहले यूसेट का एग्जाम कराएंगे। उसके बाद उस पर सचिव सर की भी मुहर लगवा दी, सब करवा दिया, और लास्ट में जब नोटिफिकेशन आया तो वो यूसेट से पहले ही आ गया। तो इस तरीके से छलने के काम न करें, और जो है सीधे सीधे जो है बात को रखें। अगर उनको ये लगता है कि इस पर क्या विमर्श हो सकता है तो विमर्श किया जा सकता है। कोई और तरीका आयोग या फिर कोई अधिकारी वर्ग कोई और अलग तरीके से नियुक्ति कराना चाहते हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन ये जो तरीका लगाया जा रहा है, इसमें तो ऑलरेडी हम सब के सब पहले ही बाहर हो जा रहे हैं, तो इस तरीके से भर्ती कराने का तो कोई औचित्य नहीं है हमारे लिए। मतलब हम तो ये सोच करके चल रहे हैं कि आने वाले 10-15 सालों में जो है एक्सपीरियंस करा करके भी इसमें जो है इन नहीं हो पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पांडे जी, जो बात आपने कही है वाकई ये काम की है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं अब हटाऊंगा, हिमांशु जी आ रखे हैं, उनको भी जोड़ेंगे, और भी लोग हैं इन लाइन में।
तब तक शिवानी पांडे जी, मैम आप इसको कुछ एक लाइनर में अगर समझा सकें कि किस तरह से आप चीजों को रखना चाहती हैं या किस तरह से आपको लगता है कि ये चीजों को हमें करना चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक बीच का कोई बिंदु निकालना चाहिए जिसमें सारे लोग इसमें आ सके, वो पीएचडी वाले भी हों, वो नेट जेआरएफ वाले भी हों। ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि वो कम से कम खेल के मैदान में तो उतर सके, मतलब खेल के मैदान खेलने से पहले ही उनको बाहर ना किया जाए और उनको अपनी योग्यता को साबित करने का मौका दिया जाए, वो उस प्रोसेस में आए। और इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, वो चाहे वो एपीआई के थ्रू करवाए, चाहे वो रिटन एग्जाम के थ्रू करवाए, वो किसी भी थ्रू करवाए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको इस पूरे प्रोसेस में उनके लिए काम करने की जरूरत है, उनको मैदान में उतारने की जरूरत है। इतनी व्यवस्थाएं की जाए कि वो उस प्रोसेस में हिस्सा तो ले कम से कम। क्योंकि और अभी जो सीयूईटी की जो बात हो रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, तो उसमें अल्टीमेटली आपको पीएचडी तो करना ही है, वो चाहे अभी करें या फिर बाद में करें, वो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी तो है ही पीएचडी का एग्जाम, तो पीएचडी करना, तो आपको पीएचडी को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, आप नेट जेआरएफ को भी दरकिनार नहीं कर सकते, इसलिए आपको बीच का कोई रास्ता निकालना अभी पड़ेगा। क्योंकि आप जब उस प्रोसेस में जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की प्रोसेस में जा रहे हैं, तो वहां सारी चीजें रिसर्च को लेकर के हैं, तो आप बिना पीएचडी वाले को, बिना रिसर्च को लेकर के, माइंड को लेकर के आप नहीं जा सकते। तो बीच का कुछ प्रोसेस निकाल करके सरकारों को ये करने की जरूरत है कि वो इस प्रोसेस को बेहतर बनाए, सबके लिए ओपन करें, और ताकि सारे लोग अपनी योग्यता साबित कर सके, वो चाहे एपीआई के थ्रू हो, चाहे रिटन एग्जाम के थ्रू हो। बिल्कुल सही बात बोली है आपने, बिल्कुल हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। और मैं चाहूंगा इस बात पर आप अर्पण नौटियाल जी, आप भी थोड़ा सा अपनी बात रखिएगा और किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, उस चीजों को लेकर आप लोगों का अगला क्या कदम होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम सब लोगों को अवगत कराएं। जी सर, सबसे पहले तो ये है कि जो ये प्रोसेस होना चाहिए, ये सर समावेशी होना चाहिए, ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, जिसमें सबको मौका मिले। उस पर हमारा पूरा प्रयास है, उस पर हमारा पूरा जोर है। अभी तक हम शिक्षा मंत्री से मिले हैं, हम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुई है, हाई कोर्ट का कोई नया नोटिस, वो एक केस का वो आया है, तो उसमें उसके आगे भी हम बढ़ेंगे। तो हम एक तो शिक्षा मंत्री जी से वापस मिलना चाहेंगे, और सर एक मुख्यमंत्री जी पे भी अपनी एक बात रखें, क्योंकि सर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो ये गलत दिशा में जो हम जा रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी रोकने का और एक सही दिशा पकड़ने का। क्योंकि सर सरकार और भ्रष्टाचार और जिस तरह का आज का माहौल है, इस माहौल में सर ऐसे पनपना करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उच्च शिक्षा में जो प्रोफेसर, जो भविष्य है, जो सबसे टॉप लेवल ऑफ एजुकेशन है, वहां अगर सर ये चीज होती है, और कल की डेट में हम जान रहे हैं कि उसका नतीजा जो है, जो जैसे आज के डेट में पुरानी चीजें जो निकल के सामने आ रही हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही दुखदायी हैं, तो वो चीज ना हो। तो इसके लिए सर हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम कोशिश करेंगे, आपके माध्यम से भी सर हम यही बात रखना चाहेंगे, और इस पे सर हमारा कार्य है, जोर है, हमें बाकी साथियों का भी साथ चाहिए होगा, लेकिन हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड वासियों के लिए सबसे जो बेहतर और अच्छी चीज हो सकती है उसको करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केशव जी, आप इसको किस तरह से समराइज करना चाहेंगे सर? परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हैं जी। मैं केवल अंत में ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो विषय है, ये ज्यादा पेचीदा नहीं है सरकार के लिए। सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकारें हमारे हितों के लिए, जनता के हित के लिए, तो सरकार को देखना चाहिए जब आप कर सकते हैं। क्योंकि 2018 का यूजीसी का जो रेगुलेशन है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पीएचडी की अनिवार्यता केवल विश्वविद्यालयों के लिए है, और राजकीय महाविद्यालयों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, उसके लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, वो एपीआई लगाएं या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन करें। तो जब सरकार के पाले में गेंद है, सरकार के पास ऑप्शन है कि अपने राज्य के लोगों को एक हित वो कर सकते हैं, तो उनको करना चाहिए, क्योंकि वो उनका कर्तव्य भी है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है सरकार की कि हम उत्तराखंड के वासियों को उस लिखित परीक्षा के आधार पर, और जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है यूजीसी रेगुलेशन के द्वारा, तो उसके द्वारा अगर आप लिखित परीक्षा करवाते हैं, तो वास्तव में उत्तराखंड के अधिकांश विद्यार्थी जो हैं, जो छात्र हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वास्तव में वो उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, जिस दौड़ में से एपीआई के द्वारा उनको बाहर कर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सचिन जी। अब मैं आपकी तरफ इस तरह से समराइज करना चाहूंगा, आज जो ये चीजें हो रही हैं,
अब इतना पढ़ा लिखा वर्ग सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो किस तरह से सरकार को या हमारे मंत्री जी जो हैं इसमें, धन सिंह रावत जी को किस तरह से त्वरित इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उनके हिसाब से तो इस पर भी एक ऐप बना देनी चाहिए कि किस तरह से इन बच्चों को फटाफट समायोजित कर दिया जाए। सर मंत्री जी के पास तो हम पिछले काफी समय से उनके संज्ञान में इस मामले को ला रहे हैं, और जो उच्च शिक्षा सचिव हैं शैलेश बगोली जी, उनसे भी हम मिले हैं, अपर मुख्य सचिव राधा रोतड़ी मैम से भी हम मिले। ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिससे हम नहीं मिले इस मामले में, और मोस्टली अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। पर अब समझ में बात ही नहीं आ रहा है कि अगर हर कोई ये कह रहा है कि जायज है, फिर इसको मतलब लागू क्यों नहीं हो रही है चीजें, ग्राउंड पे क्यों नहीं हो रही है? हम लोगों का ये काम तो है नहीं सर, हम मतलब पिछले 1 साल खराब कर दिया अपना इस मामले में, कभी यहाँ जाओ कभी वहां जाओ, है ना सर। जिस चीज के लिए राज्य बना था, आज वो चीजें हो कहाँ रही है? आज आप देखो आज क्या हो रहा है उत्तराखंड में। और ये अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड समूह क की भर्ती है, ग्रेड पे 6000 की भर्ती, उसमें डायरेक्ट आप इंटरव्यू के आधार पे कर रहे हो, मतलब सब कुछ। बच्चा कैसे कॉम्पीट करेगा सर उसमें? आप बताइए किस आधार पे कॉम्पीट करेगा बच्चा? कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। आप तो सीधे से ठग रहे हो बच्चों को। आप उनको फॉर्म तो भरवा रहे हो, पर एट द लास्ट आपने उनको बाहर ही करना है। मतलब हम अपना टैलेंट कैसे दिखाएं? अब इंटरव्यू में 15 मिनट के इंटरव्यू में वो क्या पूछेंगे, है ना सर। तो हम यही कह रहे हैं कि इसको रद्द करके आप मतलब फिर से नया नोटिफिकेशन जारी करो, और 85 और 15 का अनुपात में इसको रखो। मतलब आप रिटर्न एग्जाम कराओ और उसके बाद 10-15 नंबर का इंटरव्यू कराओ, ताकि मतलब एक फेयर तरीके से और एक मैसेज भी अच्छा जाए, मतलब पार्शियल में से पारदर्शी तरीके से भर्ती हो। यही है सर हमारी मांग। बात है कि हम लगे हैं इसमें, भी देखो अब क्या होता है आगे। हम तो मतलब अब ये प्लान ये है कि सब विधायकों से लेटर लिखवाएंगे। अब ये काम थोड़ी है सर हम लोगों का कि हम विधायकों से लेटर लिखवा के फिर फॉरवर्ड उन्हें धन सिंह के लिए करवाएंगे, मुख्यमंत्री से। ये चाहते, ये पता है ये क्या है, उत्तराखंड की आज जो दुर्दशा है ना जी, ये इसीलिए हो रखी है। यहाँ पर राजनीति हर कदम पर है। वो चाहते हैं कि जो भी आगे बढ़े वो हमारे साथ हमारे जी हजूरी करते हुए चले, हमारे सामने सर झुकाकर चले, और उसके बाद हम इनको नियुक्तियां हो या जो मर्जी हो, पर लॉलीपॉप पकड़ाने में तमाम देता। और ये कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, आप देखिएगा तमाम भर्तियों में इसी तरह से चीजें हो रही हैं, और आज उत्तराखंड का तमाम युवा रो रहा है। और अब जो हमारे साथ आज स्क्रीन पर जुड़े रहे तमाम पूरे 1 घंटे, उन सब युवाओं को आप देखिएगा, ये वो युवा हैं वाकई। अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करें, यार बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इन सब का जीवन बहुत संघर्षमय रहा होगा। किस तरह से इन्होंने पढ़ाई करी होगी, क्योंकि जो पेपर होते हैं नेट जीआरएफ के, वो आसान नहीं होते हैं निकालने, और इन्होंने निकाले हैं वो। अर्पण जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर इसमें हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, कि हमें सिर्फ एक मौका मिले। हम सर नेट जेआरएफ और पुरानी किसी भी चीज को लेकर हमारा कोई वो नहीं, हमें यह है कि हमें एक ओपन मौका मिले और कंपटीशन फाइट करने का मौका मिले और एक पारदर्शी मौका मिले। इससे ज्यादा हमारी मांग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर छोटी सी बात रख के बहुत अच्छी तरीके से बोला, और मुझे वाकई बहुत प्रसन्नता हुई। सुमित चौहान जी हैं, अर्पण जी हैं, पांडे जी थे, पांडे मैम थी, या रावत जी थे, तमाम लोग, गोकुल भाई भी पीछे से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो प्राइवेट में अपने मैसेजेस हमेशा लगातार डाले जा रहे हैं। और गज्जी भाई से आज हम मुलाकात नहीं कर पाए। देखिए, अगर आप गजेंद्र वही हैं, गज्जे सिंह, मुझे लग रहा है, वैसे गज्जे सिंह बहुत एक यूनिक सा नाम था, तो मुझे लग रहा है ये वही है। और वाकई वो भी बहुत अपनी प्रतिभा के धनी है, बहुत अच्छी वो केमिस्ट्री के ज्ञाता है। मुझे काफी वर्ष पहले मिले थे वो, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे अनुभवी लोग आते हैं। हाँ जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर वो गजेंद्र, बहुत माने लोग माना है। हाँ मैं यही कह रहा था उनके बारे में। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी, आप जुड़े और हमें वाकई बहुत अच्छा भी लगा। थैंक यू सर जी, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ वो युवा जो वाकई बहुत मेहनत करके आज यहां तक पहुंचे हैं। एक एपीआई की पद्धति ने इन सब लोगों के सपने आज धराशायी कर दिए। आधे बच्चे इसमें से क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे, यानी कि उनका कहना है कि हमें भर्ती से दूर रखने के लिए पहले से ही प्री प्लान्ड कुछ इस तरह से कर दिया गया है कि हम वो भर्ती में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। पार्टिसिपेट कौन कर पाएगा? जहां पर पीएचडी की व्यवस्थाएं हैं। अब वो पीएचडी की अधिक व्यवस्थाएं आप सब लोगों को भी मालूम है, या तो वो यूपी में हो सकती हैं, या बिहार में, या फिर अन्य प्रदेशों में। क्योंकि उत्तराखंड में शैक्षिक स्तर की अगर बात करें तो एक HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, देहरादून में है, और या फिर कुमाऊं। अब किस तरह से बच्चे अपनी पीएचडी करें, इस पेपर में ध्यान दें और चीजों को निकालें, उस पर एक बड़ी बात है। लेकिन
अगर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद ना करे सरकार, तो यकीन मानिएगा ये बहुत बुरा लगेगा कि एक पढ़ा लिखा वर्ग, पढ़ा लिखा भी इस तरह से वाकई बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचने वाला एक वर्ग, जो कि कल यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, वो अगर सड़क पर उतरेंगे तो कितना बुरा लगेगा। उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। क्या केवल नौकरियां 15, 20, 25, 30 लाख रुपए वाले लोगों को मिलेंगी? इस पर संज्ञान होगा और जल्द ही हम इन बच्चों से गुफ्तगू भी करेंगे, इनके साथ सीधे सीधे अभ्यर्थियों से, सीधे बच्चे भी नहीं बोल सकते हैं अभी, इन अभ्यर्थियों से तमाम हम सीधे सीधे मुलाकात भी करेंगे और इनके मन की जो पीड़ा है उसको आप तक लोगों के सामने भी लाएंगे। क्या कुछ कहना होगा धन सिंह रावत जी का, उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।